हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट हुए एएमई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत एएमई पोस्ट के लिए कंडक्ट कराए गए थे, जो कि ग्रुप बी पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 9 नवंबर 2020 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। जिसमें अगर प्रश्न की संख्या की बात करें तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। जिसके लिए अगर बात करें मार्क्स की तो इसमें 100 मार्क्स रखे गए थे। साथ ही साथ इसमें एक और मेंशन किया गया था कि जो 110 प्रश्न है उसमें 1 से लेकर 90 तक का जो प्रश्न है उसको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही था। उसके अलावा जो 91 to 100 का जो जनरल सेक्शंस का जो पोर्शंस है और 101 से लेकर 110 तक का राजभाषा सेक्शंस है, इसमें से किसी एक सेक्शन को कैंडिडेट को अटेम्प्ट करना था। अगर आप दोनों अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उस केस पर आपका पहले वाले यानी 91 से 100 का ही एवलुएट किया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जिसमें यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, When was the Indian Constitution adopted by the Constituent Assembly? मीन्स भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बीच इज नॉर्मली कॉल्ड द कॉमनवेल्थ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स। मीन्स राष्ट्रमंडल, राष्ट्र जिसे समान रूप से राष्ट्रमंडल कहा जाता है, कितने स्वतंत्र सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 इंडिपेंडेंट मेंबर्स की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 53। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ दीज नॉन मेटल रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मीन्स यहाँ पर पूछा गया कि गैर धातुएं जो कमरे के टेम्परेचर पर तरल अवस्था पर होते हैं। तो यहाँ पर बात करें नॉन मेटल्स की तो ब्रोमीन हो जाएगा, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन सही उत्तर होंगे, जो नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर बात करें तो Br से हम डिनोट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो होता है वह 35 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन विच सिटी इज द लायन कैपिटल लोकेटेड। मीन्स लायन कैपिटल किस शहर में स्थित है? तो लायन कैपिटल की अगर बात करें तो यह सारनाथ में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, विच गैस कॉजेज द मोस्ट ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स कौन सी गैस सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर मोस्ट केसेस की अगर बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्लोबल वार्मिंग की केस में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका सही उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मीन्स कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में यानी मेटल तरल अवस्था में होते हैं? तो बात करें तो यहाँ पर हमारा मेटल्स मरकरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मरकरी जो मेटल है
वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसको हम एच जी से डिनोट करते हैं, जिसका प्रयोग थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी भारत की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वुलर लेक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे बड़ी ताज़ी पानी यानी फ्रेश वाटर्स की लेक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे पुराना कामकाज भाप इंजन कौन सा है। तो सबसे पुराना भाप इंजन की अगर बात करें तो फेरी क्वीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सबसे पुरानी स्टीम इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज बिगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी इन निम्नलिखित में से किस स्थिति में इंटरमोलिकुलर बलों की सबसे कमज़ोर स्थिति होती है। तो जो गैसियस फॉर्म होते हैं हमारा, उस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो बिगेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी गैसेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। वहीं सॉलिड में सबसे बेस्ट यानी सबसे मजबूती अवस्था में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में कितने जोन्स है वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 18 जोन्स मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले 17 थे, लेकिन बाद में तत्कालीन उस समय यानी 28 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के रेल मंत्री के नेतृत्व में साउथ कोस्ट रेलवे SCOR का निर्माण किया गया, यानी पदार्पण किया गया, जिसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो विशाखापट्टनम में है, जो हमारा 18वां जोन के रूप में बनकर आया। जिसमें अगर बात करें तो टोटल 3 डिवीजन्स आते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें गुंटूर, गुंतकल और विजयवाड़ा, ये 3 डिवीजन्स साउथ कोस्ट रेलवे के अंतर्गत है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। और टोटल वर्तमान में 18 जोन्स मौजूद है भारतीय रेल के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ सुपर गैलेक्सीज डिस्कवर्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट, यानी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई सुपर आकाश गंगाओं के समूह का नाम क्या है। यानी सुपर जो क्लस्टर्स है उसमें अगर बात करें तो सरस्वती सुपर क्लस्टर्स या आकाश गंगाओं का समूह का नाम है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रैवल, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि यात्रा नहीं करती है। यानी अगर बात करें साउंड की ट्रैवल के लिए तो हमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस फॉर्म हो, किसी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर पूछे गए हैं कि साउंड कब हमारा ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो वैक्यूम जो हमारा निर्वात अवस्था होता है वहाँ पर हमारा साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सैनिटाइजर इज मोस्टली मेड ऑफ विच कंपाउंड, मिस सैनिटाइजर अधिकतर किस यौगिक का बना होता है। तो बात करें सैनिटाइजर के लिए तो इसमें मोस्टली इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यह
21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21 जून। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच सिटी सर्व्स एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, मीन्स कौन सा शहर पूर्व के स्कॉटलैंड के रूप में कार्य करता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगी शिलोंग, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मेघालय का कैपिटल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी स्पोक्स आर प्रेजेंट इन ऑन अशोका चक्र डिपिक्टेड ऑन द इंडियन फ्लैग, मीन्स भारतीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र पर कितने स्पोक्स है। तो भारतीय फ्लैग यानी इंडियन फ्लैग की अगर बात करें तो टोटल इसमें 3 कलर का फॉर्मेशंस होते हैं, जिसमें यहाँ पर बात करें हम तो इसमें यहाँ पर सैफरॉन यानी केसरिया रंग का होता है फॉर्मेशंस, यहाँ पर वाइट कलर होते हैं और यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर होते हैं, यानी 3 कलर्स का फॉर्मेशन होते हैं। बीच में यहाँ पर हमारा एक व्हील की तरह दिखने वाला स्पोक्स होते हैं, जिसको हम नेवी ब्लू कलर्स से डिनोट करते हैं, जिसमें टोटल अगर बात करें इसमें तो स्पोक्स की संख्या 24 की संख्या में इस तरह से कटिंग की हुई रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24। यही बात करें इंडियन फ्लैग की रेशियो की, तो इंडियन फ्लैग का रेशियो 3:2 के रेशियो में होते हैं। और अगर इसके अलावा अगर बात करें तो इसको 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था इस फ्लैग को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑन विच रिवर बैंक स्टैचू ऑफ यूनिटी इज बिल्ड, मीन्स किस नदी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाए गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, उसके आधार पर बनाए गए हैं। अगर बात करें तो इसमें नर्मदा नदी के बैंक्स पर बनाए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट रूलर्स टू इशू कॉइन्स इन इंडिया, मिस भारत के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था। तो सिक्के जारी करने वाले शासक की अगर बात करें जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो फर्स्ट रूलर थे कॉइन्स को जारी करने वाले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। जो जारी किए थे सबसे पहले वह सिल्वर कॉइन थे, जिसे रूपक के नाम से जानते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की अगर बात करें पहले भारतीय गवर्नर जनरल की तो वह राजा गोपालाचारी थे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु ऑफ दीज वेयर फेमस इन द नेम ऑफ शेर ए पंजाब, इनमें से कौन से शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो शेर ए पंजाब तो खासकर महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता था, लेकिन पंजाब केसरी की अगर फॉर्म में लिया जाए तो लाला लाजपत राय को भी पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर आप लेना चाहो अगर तो ऑप्शन नंबर 1 ले सकते हो, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका लाला लाजपत राय इसको ले सकते हैं आप। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर
फाइनेंस एंड इस्टेब्लिशमेंट से पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं रिसिप्ट नोट इज इशूड फॉर मटेरियल रिसीव थ्रू, मीन्स डैश के माध्यम से प्राप्त सामग्री के लिए रसीद नोट जारी किए जाते हैं। तो स्टोर डिपो को जब कोई मटेरियल प्राप्त होता है तो उसके लिए वो रिसिप्ट नोट जारी करते हैं। तो यहाँ पर स्टोर डिपो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इनडायरेक्ट चार्जेज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट शुड बी इंक्लूडेड इन कमर्शियल कॉस्टिंग इज नोन एज, मिस अप्रत्यक्ष शुल्क जो किए गए काम की लागत में शामिल नहीं है लेकिन इसे वाणिज्यिक लागत में शामिल किया जाना चाहिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम परफॉर्मा ऑन कॉस्ट बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो इनडायरेक्ट चार्जेस होते हैं उसको वर्क डन की वो शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन अब कमर्शियल कॉस्टिंग की बात करें तो उसको शामिल किया जाता है। तो उस केस में हमारा प्रो फॉर्मा ऑन कॉस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे WMS यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस जो होते हैं उसके अंतर्गत ये सारे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द अनकॉस्ट एक्सपेंडिचर्स ऑन लेबर्स एंड मटेरियल इनकर्ड इन इंडिविजुअल शॉप्स इज बुक्ड टू, मिस श्रम और सामग्री पर किए गए अनकॉस्ट व्यय को भिन्न शॉप्स इसमें बुक किए जाते हैं। तो इसका बात करिए अगर लेबर और मटेरियल्स पर एक्सपेंडिचर्स जो अनकॉस्ट होते हैं उसको हम स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं क्लोजिंग बैलेंस अंडर वर्कशॉप मैन्युफैक्चरर सस्पेंस अकाउंट इज इंडिकेट्स, मिस वर्कशॉप निर्माण सस्पेंस खाते के तहत शेष राशि को क्या इंगित करता है? तो यह वर्क इन प्रोग्रेस को अंकित करता है, इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वेजेज ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप आर प्राइमली बुक्ड टू, मिस कार्यशाला में श्रमिकों का वेतन मुख्य रूप से निम्न में बुक किए जाते हैं। तो वह वर्कशॉप मैन्युफैक्चरर सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत जो वर्कर्स होते हैं वर्कशॉप के अंतर्गत उसको वेजेस को बुक किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ए स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ रोलिंग स्टॉक इज ऑथराइज्ड फॉर ईच जोन अंडर हेडिंग, मीन्स इस हैंडी के अंतर्गत जो तहत प्रत्येक क्षेत्र के लिए रोलिंग स्टॉक की एक निर्दिष्ट संख्या अधिकृत है। तो इसमें बात करें अगर रोलिंग स्टॉक की जो स्पेसिफाइड नंबर में है ईच जोन के पास, उसको हम अगर बात करें तो ऑथराइज्ड स्टॉक के अंतर्गत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर अर्जेंट MNP आइटम्स कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू, मिस अर्जेंट MNP यानी मशीनरी एवं प्लांट्स जो आइटम्स होते हैं निम्न के माध्यम से खरीदा जाता है। तो वो उसकी अगर बात करें तो आउट ऑफ टर्न सेक्शंस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं MNP प्रोग्राम इज बजटेड अंडर, मिस MNP यानी मशीनरी एवं प्लांट्स जो प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं किस प्लान हेड के अंतर्गत हम बुक करते हैं? तो प्लान हेड की अगर बात करें मशीनरी एवं प्लांट्स के केस में तो प्लान हेड 41 का अंतर्गत रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 21 की तो इसमें RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम को रखा जाता है। प्लान हेड 42 है, उसके अंतर्गत अगर बात करें तो वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन जो यूनिट्स होते हैं उसको रखा जाता है। और एक यहाँ पर चौथे ऑप्शन है प्लान हेड 53, इसके अंतर्गत पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड जो भी आते हैं उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर हमसे MNP पूछा गया था, तो प्लान हेड 41 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स डिपोट्स बाई वर्कशॉप्स इज डेबिटेड टू, यानी कार्यशाला द्वारा स्टोर डिपो में आहत सामग्री को इसमें डेबिट किया जाता है। यानी जो मटेरियल हम ड्रॉ करते हैं स्टोर डिपोट से, जो वर्कशॉप के अंतर्गत आते हैं, उसको हम किससे डेबिट करते हैं, तो वह वर्कशॉप मैन्युफैक्चरर सस्पेंड अकाउंट जो होता है उससे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, द स्टाम्प पेपर वैल्यू ऑफ बैंक गारंटी शुड बी इक्विवेलेंट टू, इस बैंक गारंटी का स्टाम्प पेपर मूल्य इसके बराबर होना चाहिए। तो वह 0.10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, द FDR सबमिटेड बाय सप्लायर फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी एड्रेसेड इन फेवर ऑफ, मिस सुरक्षा जमा के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत FDR को किसके पक्ष में संबोधित किया जाना चाहिए, तो वह PFA यानी प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं उसके फेवर्स में एड्रेस किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, PFA। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, फॉर साइनिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस बाय यूजर डिपार्टमेंट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स और सीनियर ग्रेड्स हैज पावर्स, मिस उपयोगकर्ता विभाग द्वारा गैर स्टॉक आवश्यकताओं पर हस्ताक्षर करने के लिए JAG/SG के पास पावर्स होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस यानी साइनिंग अथॉरिटी के बात पूछी गई है यूजर डिपार्टमेंट का। तो यूजर डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर बात करें JAG और SG क्या पावर्स की नॉन स्टॉक आइटम्स के लिए, तो वह 2 लाख से लेकर 15 लाख के बीच होता है। यानी अप टू यहाँ पर 15 लाख, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो जूनियर स्केल जो ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए पावर्स अप टू 25,000 यानी 25,000 तक की नॉन स्टॉक रिक्विजिशन साइनिंग अथॉरिटी दिया जाता है यूजर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। वहीं बात करें सीनियर स्केल ऑफिसर्स की, तो इसको 25,000 से ऊपर और अप टू 2 लाख तक इसका दिया जाता है, साइनिंग अथॉरिटी की पावर्स दिया जाता है। इसके बाद आते हैं JAG यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स या सीनियर ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको 2 लाख से लेकर 15 लाख तक की और साइनिंग अथॉरिटी पावर दिए जाते हैं। इसके ऊपर आते हैं जो CWM या ADRM या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको यह पावर दिया जाता है, जिसका अगर पावर्स की अगर बात करें तो 15 लाख से लेकर 45 लाख तक इसकी साइनिंग अथॉरिटी होती है। इसके ऊपर आते हैं PHOD यानी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी और या चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसकी अगर बात करें साइनिंग पावर्स की तो 45 लाख से जो एबव के होते हैं वह चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसकी पावर्स रखते हैं यूजर डिपार्टमेंट की। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इससे कहीं ना कहीं इससे एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसको आप याद रखने का प्रयास करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या सीनियर ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए या 15 लाख तक अप टू 15 लाख तक वो साइनिंग पावर्स दिए जाते हैं यूजर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द मॉड्यूल शेड्यूल्स ऑफ पावर जो MSOP 2018 में आया था issued by the railway board in 2017 और 18 was significant because यानी 2017-18 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पावर्स MSOP का मॉडल शेड्यूल महत्वपूर्ण था। किस केस के कारण यह महत्वपूर्ण हो गया था, तो जो यह लागू किया गया था तो इसका मेन मकसद था कि इट ब्रॉट अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन शेड्यूल्स ऑफ डेलीगेशंस ऑफ पावर्स एक्रॉस जोनल रेलवे, यानी जो भी जोनल रेलवे के अंतर्गत जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या ADRM में हो, DRM में हो, CWM हो या जूनियर स्केल या सीनियर स्केल्स के जो भी ऑफिसर्स वगैरह हो, उसके कितने कितने साइनिंग पावर्स या अथॉरिटी पावर्स दिए गए हैं, इसके अंतर्गत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस केस के लिए
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेप्रेसिएटेड, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास नहीं हो सकता। तो डेप्रेसिएटेड की अगर बात करें तो सारी जो प्लांट एवं मशीनरी है वो डेप्रिसिएटेड हो सकते हैं, व्हीकल्स भी हो सकते हैं, फर्नीचर भी हो सकते हैं, लेकिन लैंड के केस में इसकी जो मूल्य होती है वो बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो लैंड की वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएटेड नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर देयर आर वेरियस मेथड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट, मीन्स उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इसके सिवाय विभिन्न तरीके हैं। जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक को छोड़कर बाकी में हम मेथड को कम कर सकते हैं। तो सबसे जिससे मदद से हम कम नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे सी, जिसमें मैक्सिमम मेंटेनिंग जो इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं उसको अगर मेंटेनिंग मैक्सिमम लेवल पर किया जाए तो उस केस से भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट, रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजेक्शंस और प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, ये सारे तीन केस में हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम किया जा सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से हमारा है कि मेंटेनिंग मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स, इसके माध्यम से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे इज चार्जेड एट द रेट ऑफ डेज डैश डेज पर मंथ, मिस जो पर महीने हमारा एलएपी दिया जाता है वो कितने पर डेज पर हमारा पर मंथ पर दिए जाते हैं। तो यह 2.5 डेज पर मंथ हमारा कैलकुलेट किया जाता है। जो 6 मंथ पर वर्क का टोटल 15 एलएपी हो जाते हैं। जो एम्प्लॉय होते हैं उसके प्रत्येक 6 माह पर 15 एलएपी इस प्रकार क्रेडिट किए जाते हैं, जो कि 2.5 डेज पर मंथ जो कैलकुलेट होते हैं उस केस में यह ऐड किया जाता है। जो पूरे साल भर में अगर बात करें तो यह 12 मंथ जो होता है उसमें यह एलएपी टोटल 30 एलएपी हो जाते हैं, यानी एक कर्मचारी को टोटल पर ईयर 30 एलएपी प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं द फॉर्म यूज्ड फॉर मेजर पेनाल्टी, मिस मेजर पेनाल्टी के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक फॉर्म कौन से है। तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म 5 होते हैं जिसके अंतर्गत हम मेजर पेनाल्टी इशू किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड एट हेडक्वार्टर लेवल, यानी मुख्यालय में स्टाफ लाभ निधि के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो PCPO यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं हेडक्वार्टर लेवल पर प्रत्येक जोन के अंतर्गत वह स्टाफ बेनिफिट फंड का चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है टू स्टॉप इंक्रीमेंट ऑफ पे अप टू 3 years विच इफेक्ट पेंशन इज अ डैश पेनाल्टी, मिस 3 साल तक की वेतन वृद्धि को रोकने के लिए जो पेंशन प्रभावित कर सकता है वह पेनाल्टी क्या कहलाते हैं। तो जो हम मेजर पेनाल्टी होते हैं इससे 5 उसके अंतर्गत एम्प्लॉयज़ की 3 साल का जो इंक्रीमेंट बंद किए जाते हैं वो पेंशन्स को भी इफेक्ट करते हैं, और इसमें हमारा विथ कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ हमारा इससे 5 इशू किया जाता है, जो बाद में जाकर हमारा पेंशन्स को डिड्यूस जो हमारा इंक्रीमेंट होते हैं उसको विड्रॉ नहीं किया जाता, वह एक बार कट गए मतलब कट गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत जो 3 साल तक का वेतन वृद्धि होते हैं उसको पेंशन पर भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्यूशन फीस गिवन टू डैश सर्विंग चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, मिस शिक्षण शुल्क कर्मचारी के कितने बच्चों को दिया जाता है।
तो इसमें बात करें तो टोटल 2 चाइल्ड को दिया जाता है प्रत्येक एम्प्लॉयज़ के केस में ट्यूशन फी, जो कि बोनाफाइड कैंडिडेट जो होते हैं उसके एम्प्लॉयज़ के, उसके केस में दिया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो 2 किसको दिया जाता है, अगर 2 से ज़्यादा अगर उसके बच्चे हो तो उस केस में जो एल्डर्स 2 चाइल्ड होते हैं यानी 2 बड़े बच्चे, उसको यह ट्यूशन फी अलाउंस दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, चिल्ड्रेन बिलो डैश ईयर्स कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज, यानी 10 साल के नीचे बच्चे को कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 18 ईयर्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कंपनसेशंस ऑन फुल परमानेंट डिजेबिलिटी मीन्स पूर्ण स्थायी विकलांगता पर मुआवजा के क्या मिलते हैं। तो इसमें बात करें कंपनसेशंस ऑन फुल परमानेंट डिजेबिलिटी के केस में 60% ऑफ बेसिक इनटू एज फैक्टर्स पर रिलायबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सुपरवाइजर हैज़ टू कम्युनिकेट द मैसेज विद इन डैश आवर्स टू द रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स इन केस ऑफ एम्प्लॉयज डेथ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स मीन्स पर्यवेक्षक को काम के घंटों के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के मामले में संबंधित अधिकारी को डैश घंटों के भीतर संदेश भेजना अनिवार्य होता है। तो उसके बात करें तो यहाँ पर 48 आवर्स के अंतर्गत सुपरवाइजर्स को अपने अधिकारी को सूचित करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, सस्पेंशन इज अ डैश पेनाल्टी, यानी निलंबन क्या है। तो निलंबन कोई पेनाल्टी नहीं होते हैं, यह एक पार्ट होता है जब कोई आप बड़ी गलती करते हैं तो उसकी इंक्वायरी में आप कोई दखल न दे सके, इस केस के लिए इसलिए आपको उस पीरियड तक जब तक इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। इससे आप तो वहाँ पर उपस्थित तो होंगे लेकिन कोई भी आप उस काम के मामले में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ देम, यानी सस्पेंशन कोई पेनाल्टी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बाय डैश रूल ए एम्प्लॉयज कैन बी रिमूव्ड विदाउट इशूइंग चार्जशीट मीन्स निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा एक कर्मचारी को चार्जशीट जारी किए बिना हम हटा सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति का पावर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो रूल 14 का 2 के अंतर्गत हम विदाउट इंक्वायरी, जिस केस में हम इंक्वायरी करना पॉसिबल ना हो उस केस में बिना किसी इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी के कर्मचारी को रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, जो कि रूल 14 के 2 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश इज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है JCM हेडक्वार्टर लेवल पर, उसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगर बात करें JCM यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के, तो इसमें 3 लेवल पर इसकी मीटिंग कराई जाती है। पहला हमारा नेशनल काउंसिल स्तर पर, फिर हमारा आता है डिपार्टमेंटल काउंसिल्स पर, उसके बाद हमारा आता है स्टेट काउंसिल्स पर। तो हमारा बात करें नेशनल काउंसिल्स लेवल पर, तो इस केस में हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं इंडियन गवर्नमेंट्स की, उसके कैबिनेट सेक्रेटरी इसमें हमारा चेयरमैन होते हैं। सेकेंड बात करें तो डिपार्टमेंटल काउंसिल्स में, तो जो हमारा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। थर्ड हमारा होता है स्टेट काउंसिल स्तर लेवल पर, तो इसमें जो हमारा सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उस एरिया के, उसको उसके चेयरमैन बनाया जाता है। जिसका अगर बात करें तो इसमें होता है कंडीशन ऑफ सर्विस को यहाँ पर देखा जाता है, साथ ही साथ इसमें जो एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर्स, मेजर्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क्स जो होते हैं उसको मेजर करने के लिए ये सारे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। इसमें कोई भी इंडिविजुअल्स केसेस को डिस्कस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश डेज स्टडी लीव
कैन बी ग्रांटेड, मीन्स 10 दिनों तक अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। तो अध्ययन स्टडी लीव की अगर बात करें तो एक कर्मचारी जब 5 ईयर्स की सर्विस पूरे कर लेते हैं अपना, तो उस केस में उसको 24 मंथ्स की पूरे सर्विस में स्टडी लीव दिया जाता है। साथ ही साथ बात करें जो कर्मचारी PHOD जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, वो अपना PHOD करने जा रहे हैं तो मेडिकल कैटेगरी में, तो उसको 36 मंथ तक मैक्सिमम स्टडी लीव ग्रांट किया जाता है। और एक अगर बात करें वन टाइम में, तो वन टाइम में आपको अप टू 12 मंथ तक आपको स्टडी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर D&AR मीन्स डिसिप्लिनरी एवं अपील रूल्स जो 1968 आया था, अप्लीकेबल फॉर वायलेशंस ऑफ, यानी DAR डैश के उल्लंघन के लिए लागू होते हैं। तो सर्विस कंडक्ट रूल जो होते हैं उसके वायलेशंस पर हमारा D&AR रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ARE इज नॉमिनेटेड बाई, मीन्स ARE डैश के द्वारा नामांकित किया जाता है, तो यह इंक्वायरी ऑफिसर्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डैश डेज CL मीन्स कैजुअल लीव इज एडमिसिबल इन वर्कशॉप्स, मीन्स कारखाने में कितने दिनों की आकस्मिक छुट्टी स्वीकार है। तो जहाँ पर हमारा पब्लिक वर्क से रिलेटेड, डीलिंग वर्क से रिलेटेड होता है वर्क्स, या DRM ऑफिस या वर्कशॉप्स, ये सारे में हमारे 8 दिन का CL यानी कैजुअल लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें ओपन लाइन की, तो ओपन लाइन के केस में यह 10 डेज का CL प्रोवाइड करवाया जाता है। बाकी हमारे जहाँ वर्कशॉप वगैरह है इसके अंतर्गत 8 CL ही मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आ गए यहाँ पर टेक्निकल से, यानी तकनीकी से, जिसमें पहला प्रश्न पूछे गए यहाँ पर इन ICF कोच द लोड ट्रांसमिशंस टेक प्लेस थ्रू, मिस ICF कोच में लोड ट्रांसमिशंस डैश के माध्यम से होता है। तो लोड ट्रांसमिशंस की अगर बात करें तो यह साइड बेयर के माध्यम से होता है ICF कोच के अंतर्गत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए येलो स्ट्रिप ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट्स दैट इट इज, मीन्स ICF की अंतिम छोरों पर पीले रंग की धारियां बताती है कि यह डैश है, तो वह एंटी टेलीस्कोपिक है, यह येलो स्ट्रिप बताता है इंड बॉडी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर्स फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड ऑन कोचिंग स्टॉक, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड, मीन्स कोचिंग स्टॉक पर उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स की रख रखाव और मरम्मत के लिए किस RDSO पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछे गए हैं हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा C6803, जिस पैम्पलेट का प्रयोग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स की मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए, रिपेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर वेयर आर डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन ICF और RCF कोचेज, मीन्स ICF और RCF कोचों में विनाशकारी ट्यूब कहाँ प्रदान किए जाते हैं, यानी डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो वह बिटवीन मेन हेड स्टॉक एंड एक्सिलरी जो एक्सिलरी हेड स्टॉक होते हैं उसके बीच यह प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर ओवर चार्जिंग इन एयर ब्रेक सिस्टम फीचर्स इज अप्लाइड विच एयर ब्रेक वाल्व, मीन्स ओवर चार्जिंग सुविधा एयर ब्रेक सिस्टम में कौन से एयर ब्रेक वाल्व के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो यह बात करें अगर तो C3
C2W रिले वाल्व होते हैं उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन डाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एयर ड्रायर इज रिड्यूस्ड द कलर ऑफ ह्यूमिडिटी इंडिकेटर चेंजेस टू। मीन्स जब एक एयर ड्रायर की सुखाने की क्षमता कम हो जाता है तो आर्द्रता संकेतक का कौन से रंग परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें एयर ड्रायर जो होता है हमारा, उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया कि कौन से कलर हमारा है वो ह्यूमिडिटी जो होता है उसकी कैपेसिटी को कम करता है। तो इसमें वाइट कलर जो है वो ह्यूमिडिटी को कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो जो ब्लू कलर होते हैं एयर ड्रायर की, वो हमारा वर्किंग यानी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन को दर्शाता है, यानी अच्छे कंडीशन से हमारा एयर ड्रायर वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो येलो कलर जो होते हैं, येलो और ब्राउन जिसे, उस केस में अगर बात करें तो हमारा डैमेज ड्रायर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ड्यूरिंग विच स्ट्रोक्स बोथ इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स आर क्लोज। मीन्स किस स्ट्रोक के दौरान इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों को बंद किया जाता है। तो इसमें हमारा अगर बात करें तो कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है उसके दौरान हमारा इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व्स को क्लोज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कंप्रेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, वाटर पंप इन अल्को लोको इज ड्राइवन फ्रॉम। मीन्स अल्को लोको में पानी के पंप किससे संचालित होते हैं। तो यह स्टेंशन शाफ्ट गियर के मदद से यह ड्राइवन किए जाते हैं अल्को लोको के अंतर्गत वाटर पंप को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएफसी यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस की यहाँ पर यूनिट पूछी गई है। तो यूनिट की अगर बात करें तो ग्राम पर एचपी पर आवर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द कॉपर्स कंटेंट इन लूब ऑयल। मिस निम्नलिखित में से कौन से चिकनाई तेल में तांबे की सामग्री को बढ़ाता है। तो तांबे की सामग्री की अगर बात करें अगर तो इसमें एक हेड फ्लोटिंग वुश बियर होते हैं जो वह इसकी जो चिकनाइट को उसको इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, इंजन गिविंग ब्लूसिस स्मोक इंडिकेट्स। मीन्स इंजन में नीला धुआं दे रहा है, यो क्या बताता है। तो नीला धुआं दे रहे हैं वह सिलेंडर हेड वाल्व्स गाइड है वो क्लियरेंस मोड हो गए हैं, यानी सिलेंडर हेड वाल्व्स के गाइड क्लियरेंस अधिक हो जाने पर हमारा इंजन से नीला धुआं देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वह पूछे गए यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें तो कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन्स इज मोर देन पेट्रोल इंजन्स, ये सही है हमारा स्टेटमेंट। फॉर हाई एचपी डीजल इंजन आर यूज्ड, ये भी सही है। इन ग्लाइसेंस इन डीजल्स इंजन्स टेक्स प्लेस बाय कंप्रेशन ऑफ एयर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात करें लास्ट ऑप्शंस की तो फॉर द सेम एचपी डीजल्स इंजन्स आर लाइटर एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन्स, जो कि अगर यहाँ पर हमारा गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एयर ब्रेक सिस्टम इज WDP4 एंड WDG4 लोको
इज मीन्स WDP4 एंड WDG4 लोको में एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं। वो कौन से एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं? वो CCB नॉट टाइप की जो होती है हमारा, उसका एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द रूफ सीट्स ऑफ LHP कोच इज मेड ऑफ। मिस LHP कोच की छत किस सीट का बना होता है? तो यह ऑस्टेंटिक स्टील जो होता है SS304 उसका प्रयोग किया जाता है रूफ सीट का निर्माण करवाने के लिए। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर थिकनेस की अगर बात करें तो 1.25 से लेकर 1.7 तक की इसकी थिकनेस होती है और यह ऑस्टेंटिक स्टील का बना होता है जिसे हम SS304 के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ C सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द नॉइज लेवल इनसाइड LHP कोच इज लिमिटेड टू। मिस LHP कोच के अंदर शोर का स्तर सीमित होता है। तो वह बात करें LHP कोच के अंतर्गत तो वह 60 डेसिबल तक नॉइज लेवल लिमिटेड होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, मटेरियल ऑफ यो डैम्पर्स। यानी यो डैम्पर्स की सामग्री क्या किससे बने होते हैं? तो यह कास्ट स्टील का बना होता है यो डैम्पर्स, जिसका काम होता है कि रोलिंग मोशंस जो कोच के होते हैं उसको मिनिमाइज करना होता है। यह बोगी एंड बॉडी के बीच कनेक्ट होते हैं, जो कि अगर बात करें तो 02 पर बोगी और 04 पर कोच लगे होते हैं यो डैम्पर्स। इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पर बोगी या पर कोच कितने यो डैम्पर्स होते हैं, किस मटेरियल से बना होता है, कहाँ पर लगे होते हैं, इसका क्या काम होता है। इस सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रेक डिस्क इज डेट। मिस ब्रेक डिस्क का उपयोग करने से क्या लाभ है? तो इसका लाभ होता है कि जो व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय थर्मल स्टेट्स, यानी थर्मल स्टेट्स के द्वारा व्हील सेट को लोड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइम मूवर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रस्तावक है? तो इसमें इसका सही उत्तर इंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, जो कि प्राइम मूवर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फोनिक व्हील यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ। मिस फोनिक व्हील किस मूल का यानी प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हैं? तो वह इंडक्टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें 80 टीथ्स होते हैं, जिसके मदद से यह हमारा स्पीड सेंसर्स को सिग्नल्स देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन GM लोकोमोटिव। यानी GM लोकोमोटिव में किस प्रकार की बोगी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हाई टेंसाइल कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा हाई टेंसाइल कास्ट स्टील वाले टाइप की जो बोगी होते हैं उसका प्रयोग GM लोकोमोटिव के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, स्पीड सेंसर्स इन LHP कोचेज। मिस LHP कोच में स्पीड सेंसर होते हैं वह पल्स जनरेटर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, हाई विस्कोसिटी ऑफ लूब ऑयल्स इंडिकेट्स। मिस चिकनाई तेल की उच्च चिपचिपाहट इंगित करते हैं। तो वह बात करें तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ कार्बन कंटेंट्स को इंडिकेट करते हैं, जो हाई विस्कोसिटी लूब ऑयल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इन LHP बोगी द ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बोगी फ्रेम एंड बॉडी आर ट्रांसमिटेड बाई। मिस LHP बोगी में बोगी फ्रेम और बॉडी के बीच ब्रेकिंग बल किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो इसमें ट्रैक्शन सेंटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में है।
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रैक्शन सेंटर, जिसके मदद से यहाँ पर जो बॉडी और बोगी के बीच जो ब्रेकिंग फोर्स होते हैं उसको ट्रांसमिटेड कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बोगी फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच हैज, मिस एलएचबी कोच की बोगी फ्रेम है तो वो बेल्डिंग, फोर्जिंग और कास्टिंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईयर स्प्रिंग इज इंस्टॉल्ड एट, मिस जो ईयर स्प्रिंग यहाँ कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं तो वो अभी सेकेंडरी जो हमारा सस्पेंशन है वहाँ पर यह इंस्टॉल होते हैं, जिसके लिए हमारा फीवा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा ईयर लीकेज वगैरह ईयर स्प्रिंग की पता लगा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर सीबीसी यानी सेंट्रल बफर कपलर जो होते हैं वो क्या ट्रांसमिट करते हैं तो वो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स दोनों फोर्स को वो ट्रांसमिट करने में सक्षम है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक इन एलएचपी पावर कार, मीन्स एलएचपी पावर कार में ईंधन टैंक की क्षमता कितनी होती है तो फ्यूल टैंक की बात करें तो 2 टैंक का प्रयोग किया जाता है एलएचपी पावर कार के अंतर्गत, जिसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1540 का कैपेसिटी होता है, यानी 1540 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। 2 टैंक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए, कैसना बोगी हैज, कैसना बोगी होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है और पर बोगी 2 साइड फ्रेम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कैसना बोगी हैज, मिस कैसना बोगी में से टीआरबी लगे होते हैं, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, द सेंटर पिवट पिन ऑफ कैसना बोगी इज, मिस कैसना बोगी में जो सेंटर पिवट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं तो वो बात करें यहाँ पर कि कैसनब, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया कि किस तरह का कैसना बोगी है। अगर बात करें कैसनब 22W टाइप की अगर टाइप्स की बोगी की तो उसमें हमारा हेडलेस टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक पैड इज टू, मीन्स इलास्टोमेरिक पैड प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो रिड्यूस व्हील फ्लैंज बियर्स, यानी जो व्हील फ्लैंज होते हैं उसके बियर्स फ्लैंज को घिसने से बचाने के लिए इलास्टोमेरिक यानी ईएम पैड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज ट्विंगिंग ऑफ डिपोट्स, मीन्स डिपो की ट्यूनिंग क्या कहलाती है, यानी डिपो की व्हाट इज द ट्यूनिंग ऑफ डिपो, तो डिपो की ट्यूनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फॉर रैशनलाइजेशंस ऑफ सीसी एग्जामिनेशंस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ट्यूनिंग ऑफ डिपोट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ऑफ 25 टन्स एक्सल लोड नोटिफाइड ऑन, यानी 25 टन्स एक्सल लोड के संचालन की अधिसूचित किया गया है, वह 7 रूट्स पर किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर कि वैगन डिजाइनेड फॉर कैरिंग बोथ कोल एंड स्टील कॉइल्स, यानी कोयले और स्टील के कॉइल्स को दोनों को ले जाने के लिए तैयार किए गए वैगन्स का क्या नाम है तो इसका सही उत्तर बोस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ BCNA वैगन
एज कम्पेयर टू BCN वैगन। इस BCN वैगन की तुलना में BCN A वैगन की वॉल्यूमेट्रिक क्षमता क्या है? तो इसमें अगर बात करें वॉल्यूमेट्रिक क्षमता की, अगर BCN A की, तो BCN A की वॉल्यूमेट्रिक क्षमता 103.4 होता है, जबकि BCN की 104 होता है मीटर क्यूब। जिस केस में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया BCN A कंपेयर टू BCN, जिस केस में अगर हमारा यहाँ पर लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 104 के मुकाबले 103.4 कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन कैसना बोगी स्प्रिंग्स आर ग्रुप्ड विथ डिफरेंस इन फ्री हाइट ऑफ डैश। मिस कैसना बोगी में स्प्रिंग्स को डैश के अंतर के साथ हम समूहीकृत करते हैं, तो इसमें हमारा सही उत्तर 3 mm की फ्री हाइट के डिफरेंस में हम ग्रुप करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर BLDC फैन हैज। मिस BLDC फैन के में होते हैं तो नो ब्रश, इसमें कोई ब्रश नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। रेल नेत्रा रेल नेत्रा क्या है? तो रेल नेत्रा एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ बॉक्सन HL वैगन इन एम्प्टी कंडीशन। मिस खाली स्थिति में बॉक्सन HL वैगन्स की अधिकतम अनुमेय गति कितनी है? तो 100 kmph इसका स्पीड होता है, मैक्सिमम परमिटेड स्पीड। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द वैगन्स डिजाइनेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स विथ सिंगल टियर सिस्टम। इस सिंगल टियर सिस्टम वाले ऑटोमोबाइल्स के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए वैगन्स का क्या नाम है? तो यहाँ पर बोला गया है ऑटोमोबाइल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो यह वर्तमान में NMG का प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जनरल नॉलेज, जो कि 91 to 100 के सेक्शंस है, इससे आगे हमारा 100 to 110 तक दिया गया है। तो या तो आप यहाँ इसको सॉल्व कर ले, या तो आप 100 से 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न सॉल्व करें, किसी एक का ही यहाँ पर एवल्यूएट किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करिए, यहाँ पर हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर जनरल नॉलेज सेक्शंस की अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मिस समरूप परिपत्र गति के मामले में समय अवधि एवं आवृत्ति के बीच संबंध क्या होते हैं? तो बात करें यहाँ पर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं फ्रीक्वेंसी का, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी की, यानी योग दर्शन के संस्थापक कौन होते हैं, कौन है? तो पतंजलि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? तो यह डिस्टेंस की इकाई होती है लाइट ईयर, जिसमें अगर बात करें तो 1 लाइट ईयर जो होता है वह 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर्स के इक्वल होते हैं 1 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस 2 वेक्टर्स के
परिमाण निम्नलिखित में से किस मामले में अधिकतम होते हैं। तो बात करें यहाँ पर हम टू वेक्टर्स कब मैक्सिमम्स हो गए उसके रिजल्टेंट, तो हम कोई एक ए और बी वेक्टर्स ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहे आर, तो यहाँ पर हमारा प्लस बी वेक्टर्स का स्क्वायर प्लस ए बी इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमसे यह हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर जब ए और बी दिए गए हों। तो यहाँ पर जब हम मैक्सिमम पूछा गया है तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कॉस थीटा जो है वो कब मैक्सिमम होता है हमारा इसकी वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वह 0 डिग्री पर हमारा मैक्सिमम होता है, जो कि 1 होता है। यानी थीटा की जो वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो उस केस में हमारा 1 आएगा, जो कि मैक्सिमम हो गए। यानी पैरेलल के केस में, यानी सेम डायरेक्शन जब हमारा होगा उस केस में, तो यहाँ पर हम 0 डिग्री अगर लेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी हमारा वेक्टर्स यहाँ पर ये हो गया, बी हमारा वेक्टर्स ये हो गए और ए वेक्टर्स यहाँ पर ये हो गए। तो यहाँ पर जब आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उस केस में अगर यहाँ पर निकाले तो ए प्लस बी यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा मैक्सिमम केस में होंगे। यानी जब हम सेम डायरेक्शंस में चलेंगे तब जाके हमारा टू वेक्टर्स की जो रिजल्टेंट आएंगे वह मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा सन ओनली सन। मिस गौतम बुद्ध के इकलौते पुत्र का क्या नाम थे, तो वो राहुल था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लीकेज ऑफ विच गैस हैज कॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो जो हम मिथाइल आइसोसाइनाइड है उसके रिसाव के कारण हुआ था। यह घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की काफ़ी मात्रा लीकेज होने से काफ़ी सारे वहाँ पर जन की हानि हुई थी। इसकी अगर केमिकल फार्मूले की अगर बात करें तो CH3NCO इसकी मिथाइल आइसोसाइनेट की फार्मूला होते हैं केमिकल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज। मिस किसी कार्य को करने के लिए किसी निकाय की क्षमता को निम्न में से किससे जानते हैं, तो उसे हम एनर्जी के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर एटॉमिक ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज फिक्स्ड। मिस निम्नलिखित में से किस पदार्थ की किस स्थिति में हम अंतर परमाणु या अंतर आणविक दूरी निर्धारित होती है, तो इस केस में अगर बात करें फिक्स्ड के केस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की, तो वह सॉलिड फॉर्म में हमारा फिक्स होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड एज इज 27 ईयर्स ओल्ड इन 2011, व्हाट इज द एज इन 2003। तो यहाँ पर बात करें तो 2011 में यहाँ पर एज इसका 27 दिया गया है। 2003 में यहाँ पर पूछा गया तो टोटल हमारा 8 ईयर्स का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से आप 8 घटा लें तो यहाँ पर 90 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इफ मर्चेंट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ इज गुड्स एंड द 10 एंड्स ऑफ इज सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप। मिस अगर यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई व्यापारी है अपने माल की चिहित कीमत पर 20% की छूट प्रदान करता है और इस प्रकार वो लागत मूल्य पर बिक्री करता है, तो कुल कीमत लागत का अंतर प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें अगर तो डिस्काउंट वहाँ पर 20% दिया गया है, तो
इस केस में हम डिस्काउंट जब 20% को, अगर हम डिस्काउंट हमेशा हमारा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, 20% को जो हम रेशनल यानी डिफरेंस यानी भिन्न के तौर पर अगर निकालना चाहे तो 20/100 आ जाएगा, जो हमारा 1/5 के रेशियो में आएगा। यहाँ पर यह डिस्काउंट हो गया हमारा और ये हमारा यहाँ पर मार्केट प्राइस हो गया। तो यहाँ से अगर बात करिए, डिस्काउंट हमारा 1 है, मार्केट प्राइस 5 है, तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस हमारा 5, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 4, जो कि 1 कम होगा, जो कि आगे जाकर हमारा कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाता है जो सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस भी है वो भी हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा 4 है। तो यहाँ से हमें हमारा कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का कितना डिफरेंस है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 पर हमारा यहाँ पर निकाला जाएगा और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो इस प्रकार आपका टोटल 225 तक यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, तो 25% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर राजभाषा से पूछे गए हैं 101 से लेकर 110 के बीच, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम है वह 10 मई 1963 को बना था। आगे पूछा गया इसका संशोधन कब किया गया? तो यह 1967 में इसका संशोधन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, भारत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो यह 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर केंद्रीय हिंदी समिति होता तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा का मेंबर पूछा गया जो कि 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राज्यसभा से पूछा गया तो 10 हो जाएगा। दोनों मिलकर हमारा टोटल 30 मेंबर्स होते हैं संसदीय समिति के अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछे गए हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? तो टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एकमात्र हमारा विदेशी भाषा जो है वह नेपाली को शामिल किया गया है, जिस पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।